हूँ आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खास खबरों का। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का आज दूसरा अनुपूरक बजट को विधानसभा में पेश करेगी और इसके माध्यम से प्रयागराज महाकुंभ के लिए अतिरिक्त धनराशि मिलने की उम्मीद है। वहीं परिवहन, उद्योग, सिंचाई विभाग की योजनाओं के लिए भी बजट मिल सकता है। जब मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। बाद में इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसे लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस अनुपूरक बजट का आकार 10 से 15,000 करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। बजट का बड़ा हिस्सा उन चालू योजनाओं के लिए मिलेगा जिन्हें जल्द पूरा किया जाना है। गंगा एक्सप्रेसवे व जेवर एयरपोर्ट समेत कई परियोजनाओं के लिए धनराशि मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा नकल विहीन कराने को लेकर लगातार सख्त नियम कायदे लागू कर रही है, जिनके लिए नियम कायदों को फतेहपुर में अधिकारी ताक पर रखने पर आमादा है। वहीं फतेहपुर जिले में सेंटरों के आवंटन में भारी अनियमितताएं देखने को मिली हैं। ऐसे में सेंटरों को केंद्र बना दिया गया है, जहां पर पिछले साल परीक्षा के केंद्र दौरान नकल हुई थी। जहां इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सेंटर तय मानकों को पूरा भी नहीं करते हैं। इसके बावजूद धड़ल्ले से उन्हें केंद्र बनाया गया है। बता दें कि इस बार जिले में 114 स्कूलों की परीक्षा के लिए केंद्र बनाया गया है। वहीं जब हमने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि सब कुछ नियम के मुताबिक हो सकता है। बता दें कि फतेहपुर के रघुवंशपुरम इलाके में सरस्वती बाल मंदिर स्कूल में पिछले साल जिस सब्जेक्ट की परीक्षा हो रही थी उसी सब्जेक्ट के टीचर की ड्यूटी लगाई गई थी। जांच के दौरान स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने पूरा मामला पकड़ लिया, जिसके बाद केंद्र के शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। ऐसे सेंटर को फिर से दोबारा केंद्र बना दिया गया है, जबकि नियमानुसार उसे सेंटर नहीं बनना चाहिए। टोटल जो परीक्षा केंद्र है जनपद में 114 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र बनाने की जो प्रक्रिया है, सर्वप्रथम विद्यालय अपना डेटा फीड करता है। तदुपरांत उनके डेटा को तहसील स्तरीय समिति, जो एसडीएम की अध्यक्षता में समिति है, वो वेरीफाई करती है और जो एसडीएम तहसील स्तरीय समिति की रिपोर्ट है वो हम ऑनलाइन फीड करते हैं। तदनुरूप बोर्ड एक अनंतिम सूची जारी करता है। तो 114 सेंटर के अनंतिम सूची केंद्र की जारी हुई थी। उसके बाद विद्यालयों से आपत्ति प्राप्त की गई थी। कुल 114 के सापेक्ष जो आपत्तियां आई थी, उन आपत्तियों के क्रम में निस्तारण के बाद जो आपत्तियां थी वो तहसील स्तरीय समिति को भेजी गई और तहसील स्तरीय समिति की जो रिपोर्ट आई तो उसी के अनुसार जो है उन आपत्तियों का निस्तारण करके फाइनली फिर से प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया। उसके बाद बोर्ड ने अपने लेवल पर आपत्तियाँ जारी की और उन आपत्तियों के बाद बोर्ड ने अंतिम रूप से सूची जारी की। टोटल जो परीक्षा केंद्र है जनपद में 114 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र बनाने की जो प्रक्रिया है, सर्वप्रथम विद्यालय अपना डेटा फीड करता है। तदुपरांत उनके डेटा को तहसील स्तरीय समिति, जो एसडीएम की अध्यक्षता में समिति है, वो वेरीफाई करती है और जो एसडीएम तहसील स्तरीय समिति। मैनपुरी में खाकी को दागदार करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक सिपाही ऑन ड्यूटी शराब के नशे में धुत होकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, उसने कोतवाली गेट के सामने लगी दुकान के मालिकों के साथ बदसलूकी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला मैनपुरी शहर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां बदन पर खाकी, हाथ में टोपी और लड़खड़ाते कदम शराब के नशे में टुल सिपाही ये वीडियो वायरल हो रहा है। शराब के नशे में धुत सिपाही ऑन ड्यूटी रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिले के लगभग 18,000 में से 3,000 शस्त्र लाइसेंस धारकों ने अपनी लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया है। वहीं नगर मजिस्ट्रेट ने इन लाइसेंस धारकों को नोटिस जारी करके निर्देश दिए हैं। जब नोटिस का जवाब न देने या नियमानुसार नवीनीकरण न कराने पर लाइसेंस धारक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण 5 वर्ष के लिए किया जाता है। बता दें कि हथियार लाइसेंस में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2012 में नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स पोर्टल शुरू किया था। इस पहल का उद्देश्य हथियार लाइसेंस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना था, जहां इसी के साथ एक व्यक्ति के नाम पर 2 से अधिक लाइसेंस को यूआईएन देने पर रोक थी, जिसके चलते काफी लोगों ने अपने शस्त्र लाइसेंस सरेंडर भी किए थे। जहां इस पोर्टल पर शस्त्र लाइसेंस
धारकों की जानकारी अपलोड करनी थी, जिससे फर्जी हथियार लाइसेंस पर रोक लगाई जा सके। ये आयुध की बात करते हो, आर्म्स लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस ना। तो आर्म्स लाइसेंस जो है करीब 18,000 दर्ज है जिले में। इनमें जब जांच की गई तो पाया गया कि 3,000 लाइसेंस ऐसे हैं जो या तो नवीनीकृत नहीं किए हुए हैं या उनका नवीनीकरण का जो विवरण है वो रजिस्टर में अंकित नहीं है। तो रजिस्टरों को अद्यतन करने के लिए और लाइसेंसों को अद्यतन करने के लिए ऐसे सभी लाइसेंस को नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं और उसमें उत्तर में वो लोग जिनके नहीं है नवीनीकरण वो नवीनीकरण के लिए उपस्थित हो रहे हैं, जिनका नवीनीकरण है लेकिन हमारे यहाँ अंकन नहीं है तो वो उसका पूरा प्रमाण लेकर आ रहे हैं, उनसे हम रजिस्टरों को अद्यतन कर रहे हैं। ये आयुध की बात। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहाँ जिले के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के जोरा गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां घर के बाहर एक बच्चे को ट्रैक्टर चालक ने रौंद दिया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। परिजन आनंद फानंद में सीएचसी लेके गए, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। करण नाम का बच्चा आया है, उम्र लगभग उसकी 15 साल है, जौरा का रहने वाला है और परिजनों के द्वारा लाया गया है इनको। परिजनों ने बताया है कि ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है, उससे चोट लगी है उसके बच्चे को। प्राथमिक उपचार दिया गया है, प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल में भेजा गया। करण नाम का बच्चा आया है, उम्र लगभग उसकी 15 साल है, जौरा का रहने वाला है और परिजनों के द्वारा लाया गया है इनको। परिजनों ने बताया है कि ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है, उससे चोट लगी है उसके बच्चे को। प्राथमिक उपचार दिया गया है, प्राथमिक उपचार। और अब बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपीपीएससी परीक्षा के दिन निरस्त रहेंगी 14 ट्रेनें। जब 22 दिसंबर को होने वाली परीक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट में है, जहां परीक्षा में 15,684 परीक्षार्थी होंगे शामिल, जहां परीक्षार्थियों के अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बरेली से बताई जा रही है, जहां यूपीपीएससी परीक्षा को लेकर 14 ट्रेनें रद्द करने की बात कही गई है। जब 22 दिसंबर को होने वाली परीक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर बना हुआ है। वहीं परीक्षा में 15,684 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जहां परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाएगी। से है, जहां पर 22 दिसंबर को होने वाली परीक्षा के लिए प्रशासन हुआ है अलर्ट, जिसमें परीक्षा में 15,684 परीक्षार्थी होंगे शामिल, जिसमें परीक्षार्थी के अतिरिक्त बसों के लिए व्यवस्था की गई है। उसी के लिए बताया जा रहा है कि 14 ट्रेनें निरस्त रहेंगी यूपीपीएससी परीक्षा के दिन और इसके लेकर 22 दिसंबर को होने वाली है ये परीक्षा, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर बना हुआ है। परीक्षा में 15,684 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनके लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की जाएगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का आगाज हो गया है, जहां ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेता लगातार दावेदारी करने पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं, जहां नगर निगम पालिका और नगर पंचायतों में संगठन की ओर से वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। जहां 14 दिसंबर को भाजपा ने निकाय चुनावों के लिए घोषित अनंतिम आरक्षण को विधि सम्मत बताते हुए इसे लेकर कांग्रेस के आरोपों की जानकारी का अभाव तथा चुनाव को लेकर डर बताया है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक और प्रवर समिति सदस्य रहे श्री विनोद चमोली ने बताया कि सभी वर्गों को पुनर्निर्धारित नीति के तहत अधिकार दिया गया है, लेकिन कल तक चुनाव में देरी का रोना रोने वाली कांग्रेस अब हार सामने देखकर चुनाव टालने के लिए बहाने तलाश रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में करीब 46 साल बाद एक शिव मंदिर के प्रशासन ने शनिवार को फिर से खुलवाया, जहां मुस्लिम इलाके में स्थित इस मंदिर के फिर से खुलने के बाद सोमवार को लोगों ने यहां ढोल और डमरू बजाकर महाकाल की आरती की। बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया। वहीं आरती के दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं प्रशासन ने साफ किया कि मंदिर के पास अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए और अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है।
हालांकि प्रशासन के इस कदम के वहां रहने वाले लोगों ने स्वागत किया है। बता दें कि संभल के खग्गूसराय इलाके में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर से करीब 200 मीटर दूर मुस्लिम की घनी आबादी के बीच स्थित प्राचीन शिव मंदिर का ताला खोले जाने के बाद लोगों का मंदिर पर पहुंचना शुरू हो गया है। सोमवार शाम को श्रद्धालुओं ने मंदिर पर पहुंचकर शिवलिंग पर श्रृंगार किया और ढोल और डमरू के साथ बाबा महाकाल की आरती भी की है। अब अगली खबर नैनीताल से है, जहां जिले के रामनगर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हिंदू समाज की कई संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली है, जो रामनगर के लखनपुर प्राइमरी स्कूल से होते हुए मुख्य मार्गों में कई मुख्य मार्गों से होकर निकली। जहां बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन प्रदेश भर के कई जगहों पर जारी है। पूरे सनातन धर्म ने रैली निकाली, इसके हम एक छोटा सा भाग थे। और ये रैली बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ हमारी माताओं, बहनों, परिवारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके खिलाफ यह रैली थी। सभी लोगों में आक्रोश है। सभी लोग हम अपनी सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश है। पूरा देश आक्रोशित है। सभी लोगों को लगता है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों को नुकसान किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत करते हैं जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ किया जा रहा है। पूरे सनातन धर्म ने रैली निकाली, इसके हम एक छोटा। अगली खबर रुड़की से है, जहां सोशल मीडिया पर अश्लील जानलेवा कंटेंट शेयर करने पर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाने की चाहत में आजकल युवा जानलेवा स्टंट के साथ साथ अश्लील कंटेंट तैयार कर समाज को गलत संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों की मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए एसएसपी हरिद्वार के निर्देशन में प्रचलित सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवती समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर बीएनएस की धारा 506, 24, 292, 296 के तहत केस दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में वनाग्नि के होने वाले नुकसान को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अल्मोड़ा के प्रसिद्ध शीतला खेत मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। इसे समझाने के लिए वन विभाग की टीमें शीतला खेत का दौरा कर रही हैं, जहां सिविल स्वयं वन प्रभाग पौड़ी की 50 सदस्यीय टीम ने 3 दिवसीय दौरे में जंगलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन ने मॉडल का निरीक्षण कर निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी वन प्रभाग इसे अपनाएं और प्रभावी रूप से लागू करें। उन्होंने सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए इसे वनाग्नि नियंत्रण और संरक्षण का स्थायी समाधान बताया है। जहां पौड़ी से आई टीम ने वन अधिकारी, कर्मचारी, महिला मंगल दल और वन पंचायतों के सरपंच शामिल थे। उन्होंने सामुदायिक प्रयासों से वनों के संरक्षण और वनाग्नि प्रबंधन की सफल प्रथाओं का अध्ययन किया। जहां टीम ने शीतला खेत के ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी जंगल बचाने की रणनीतियों को भी समझा है। सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन उसका एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो अंग है वो है कि यदि स्थानीय स्तर पे लोग जुट जाएं, आग को न लगने दें, लग जाए तो तुरंत बुझाएं और ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि आग लगे ही ना, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। इतनी नमी पैदा हो गई है और इतने अच्छे मिश्रित वन हो गए हैं कि इसको देख के लगता ही नहीं कि जैसे चीड़ के जो प्योर जंगल होते हैं वहाँ जिस तरह से आग लग जाती है, वहाँ वो यहाँ लग सकती है। देख के ही लग रहा है कि उसकी संभावना बहुत कम हो गई है। तो इस तरह के कई चीज़ें की जा रही हैं। विभाग तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ही रहा है। हमारे टीम सब बनी हैं, क्रूज स्टेशन सब तैयार रहते हैं। यूपी उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल अभी इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।